Okay, great. So we are recording this lecture. I would like to share my screen to you all. Is my screen visible to you all? Yes, sir. Yes, sir. Great. So let us start today's class. What are the general features of reinforced concrete, right? What are the features that we have to deal in this subject? So first, we will go. Let me use this pen or highlighter, my laser point. So we'll go with introduction, design loads, materials. You all very well know that materials will be using as concrete and reinforcement. Okay, what is the code requirement? What are the design philosophies? Design philosophies, as in we have three methods to design these RC elements, right? I've already told you working stress method, limited state method, and there is ultimate load method also that we will be discussing. So what are the design philosophies? We will also discuss that. Limited state design. Okay, so this will be the main point. Limited state design. We have to complete our syllabus using this design philosophy only. Now, philosophy of limited state design again. Principles of limited states. Factor of safety. Characteristic and design load. Characteristic and design strength. Today we will be discussing all these things, right? So let's see them one by one. So what is structural design? We have already done this in in your introduction classes, right? So for structural design हम लोगों को इसके लिए क्या क्या चाहिएगा आप बताइए इसमें, ठीक है? So structures when subjected to external load have internal reactions in them. जैसी स्ट्रक्चर में लोड लगेगा तो उसमें इंटरनल रिएक्शंस होंगे. वो किस तरीके के होंगे? बेंडिंग मूवमेंट होगा, शेयर फोर्स होगा, एक्सियल थ्रस्ट होगा, टॉर्शन होगा, ठीक है, हर एक मेंबर में. तो ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है. जैसे ही हम लोग कोई भी एक्सटर्नल लोड लगाएंगे किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी स्ट्रक्चर में, तो ये चीजें उसमें इंटरनल रिएक्शंस होने लगेंगी, जैसे कि बेंडिंग मूवमेंट, शेयर फोर्स डेवलप होगा, एक्सियल थ्रस्ट होगा, टॉर्शन होगा, ठीक है. ये हम लोगों ने डिस्कस किया था. नेक्स्ट क्या है? एज अ रिजल्ट द स्ट्रक्चर डेवलप इंटरनल स्ट्रेसेस. और इन सब चीजों की वजह से, बेंडिंग मूवमेंट, शेयर फोर्स, इन सब की वजह से क्या होते हैं? इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, और उसकी वजह से डिफॉर्मेशंस आते हैं. और डिफॉर्मेशंस मतलब क्या है? स्ट्रेन बेसिकली डेवलप होता है. तो आप लोगों ने पहले भी देखा था कि स्ट्रेस स्ट्रेन हम लोग बोलते हैं ना. तो स्ट्रेस स्ट्रेन किसकी वजह से आते हैं? बिकॉज ऑफ दीज रिएक्शंस, ठीक है. ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. The members are proportioned such that these internal stresses and deformation are within acceptable limits. अब हम लोगों को डिजाइन स्ट्रक्चर को डिजाइन करते समय क्या चीज को ध्यान में रखना है कि जो भी मेंबर हम डिजाइन कर रहे हैं उसमें जितने भी स्ट्रेसेस आ रहे हैं या जो भी डिफॉर्मेशंस आ रहे हैं, डिफॉर्मेशंस तो आपको पता है ना, डिफॉर्म होने जाना, उसका चेंजेस आ जाने उसमें, है ना, शेप में, साइज में उसके चेंजेस आने, उसको डिफॉर्मेशन बोलते हैं. या फिर अपनी जो उसकी करंट स्टेटस है उससे वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो उसको डिफॉर्मेशन बोलते हैं. आर विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट. अब ये एक्सेप्टेबल लिमिट का क्या मतलब है? देखिए, आप कभी भी किसी भी बिल्डिंग को डिजाइन कर रहे हैं या ब्रिज को डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, आप उसमें चाहेंगे कि जितना भी स्ट्रेस पड़े, जितना भी लोड पड़े, उसमें पर्टिकुलर कुछ डिफॉर्मेशन आने चाहिए, वो एक्सेप्टेबल लिमिट में होने चाहिए, ठीक है. फॉर इंस्टेंस आप कंसिडर कीजिए, आप एक ब्रिज में चल रहे हैं और वो ब्रिज बहुत ज्यादा हिलता है, या फिर उसमें आप जब चल रहे हैं अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं तो वो नीचे की तरफ झुकने लगता है ना. तो क्या वो एक्सेप्टेबल है आपको? वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है आपको, है ना. वो हो सकता है कि फेल हो जाए. तो एक लिमिट होती है कि किस ब्रिज में या किस स्ट्रक्चर में कितना लोड डालना है, ठीक है. वो उतना ही स्ट्रेसेस लेगा जितने के लिए वो डिजाइन किया गया है.
ठीक है, अगर मैंने कोई ब्रिज बनाया जिसमें कि हमारी जो व्हीकल्स होते हैं वो चलेंगे, तो वो उसी उसी स्ट्रेस को लेके बनेगा, डिजाइन होगा। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कि मैं उसमें कोई आर्मी का टैंक या बहुत बड़ी हैवी चीज लेके चले जाऊं, नहीं, वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सेप्टेबल लिमिट्स इसलिए बोला गया, राइट। नेक्स्ट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजाइन ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर? क्या ऑब्जेक्टिव है, हम लोग क्यों डिजाइन कर रहे हैं? ठीक है, तो आप लोगों को पता है क्या क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए हम लोगों के डिजाइन करने के? इट शुड बी सेफ, मतलब कभी भी हम उस स्ट्रक्चर को यूज करें तो जितने भी लोड हो और डिफॉर्मेशन हो वो सब लिमिट में हो, और ताकि हम लोग सेफ फील करें उस चीज के लिए। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है ऑब्जेक्टिव, कि ये सारी की सारी चीजें सेटिस्फैक्ट्री हो, फंक्शनल हो, अच्छे से सेटिस्फैक्ट्री वर्क करती हो, फंक्शनल हो। ठीक है, ये दूसरी ऑब्जेक्टिव है इसका। इट शुड बी ड्यूरेबल ऑफ कोर्स, एंड इट शुड बी इकोनॉमिकल, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। आप ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन ना करो जो बहुत अनइकोनॉमिकल है। ठीक है, हम लोगों को ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम मोस्ट इकोनॉमिकल डिजाइन हम लोग निकाल पाए, कि हम लोगों को उसमें ज्यादा पैसे भी ना लगे। ठीक है, और वो बहुत इकोनॉमिकली डिजाइन हो जाए। तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव रहते हैं डिजाइन करते वक्त। ठीक है, एक तो पहला सेफ रहे, दूसरा उसकी फंक्शन, जो उसका फंक्शन है वो प्रॉपर्ली चलते रहे, सेटिस्फैक्ट्री रहे, वो ड्यूरेबल रहे, और वो इकोनॉमिकल रहे। ये चार फैक्टर लेके आप लोग हमेशा डिजाइन करते हो, राइट। नेक्स्ट, और ये ऑब्जेक्टिव हम पूरे कैसे करते हैं? This objective can be fulfilled by understanding the strength and deformation. Strength and deformation characteristic ये सबसे important है। हर जगह पे आपको strength से काम, strength यूज में आएगी और deformation काम आएगा। अब आप जनरल देखोगे हम हर जगह पे stress और strain का यूज करेंगे। ठीक है, ऑफ अ मटेरियल, ऑफ अ मटेरियल मतलब मटेरियल अभी हम लोगों का आरसी डिजाइन में दो मटेरियल्स हैं, एक है रेनफोर्समेंट और दूसरा है कंक्रीट। ठीक है, तो ये ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट की बात कर रहा है मटेरियल में। ठीक है, यूज्ड इन डिजाइन एज टू देयर डिटोरेशन एंड द हॉस्टाइल एक्सपोजर। ठीक है, तो इन सारी चीजों से हम लोगों को डील करना है। तो बेसिक मटेरियल्स कौन से हैं हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं। दो ही बेसिक मटेरियल है, कंक्रीट एंड स्टील, या फिर रेनफोर्समेंट या रीबार भी बोलते हैं इसको, स्टील को। ठीक है, स्टील का क्या यूज है, मतलब स्टील क्या चीज है? स्टील इज प्रोड्यूस इन इंडस्ट्रीज, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। फर्दर इट इज अवेलेबल फ्रॉम स्टैंडर्ड बार्स एंड रॉड्स ऑफ स्पेसिफिक डायमीटर। ये कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो मार्केट में हम लोगों को स्टील रेनफोर्समेंट अवेलेबल है वो अलग अलग डायमीटर में है, 6, 8, 10, 12, 16। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट डायमीटर्स में आप लोगों को स्टील प्रोवाइड की जाती है। फिर क्या लिखा है, however sample testing and checking are important to ensure the quality of these steel bars or rods। फिर भी हम लोग इसकी क्या करते हैं, हम लोग लैब में इसको टेस्ट करते हैं, उससे पहले यूज करने से पहले स्टील को उसकी टेस्टिंग की जाती है। इनफैक्ट अगर आप लोग अभी कॉलेज में आएंगे तो वी हैव परचेज्ड अ न्यू यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, उसमें ये सारी टेस्टिंग हो जाती है, कंक्रीट की, रेनफोर्समेंट की टेस्टिंग की, कितनी स्ट्रेंथ ले रहा है वो, है ना, कंक्रीट कितना कंप्रेशन ले रहा है और ये कितना टेंशन ले रहा है, ये सारी की सारी चीजें आपकी कवर हो जाती है उसमें यूटीएम में। तो आप जब कॉलेज आएंगे वापस तो मैं आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाऊंगा कि किसकी स्ट्रेंथ कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो वेरी इंटरेस्टिंग इट इज। तो हम लोगों को यूज करने से पहले हमेशा चेक करनी पड़ती है उसकी क्वालिटी को। ठीक है, नेक्स्ट है कंक्रीट। कंक्रीट तो आप लोगों ने इसमें बिल्डिंग मटेरियल्स में पढ़ा ही है ना, किस चीज के, सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर के और एडमिक्सचर मिलाते हैं, उससे हम लोगों को क्या मिलता है, कंक्रीट मिलता है। ठीक है, सेवरल मटेरियल्स यूज होते हैं, ये कंक्रीट के बारे में बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। The necessary information regarding the properties and characteristic strength of these material. These material का मतलब वही है, reinforcement and concrete are available in the standard codes of practice। ठीक है, हर कंट्री का अपना स्टैंडर्ड कोड है प्रैक्टिस का, और हमारी कंट्री का भी अपना स्टैंडर्ड कोड है। आगे चल के मैं अभी आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में कि क्या क्या कोड्स हैं हमारे। ठीक है, तो इनको, इनकी प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को जानने के लिए हमारे पास कोड्स अवेलेबल हैं। It is necessary to follow these clearly defined standards। इनको फॉलो करना है हम लोगों को स्टैंडर्ड्स को, मटेरियल्स, प्रोडक्शन, वर्कमैनशिप एंड मेंटेनेंस एंड द परफॉर्मेंस ऑफ स्ट्रक्चर एंड सर्विस। मतलब ये तो जब कंस्ट्रक्शन के दौरान, जब हम डिजाइन करेंगे उसके दौरान जो जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भी मेंटेन करना है, और उसकी परफॉर्मेंस व्हेन इन सर्विस, मतलब जब हम उस स्ट्रक्चर को यूज करने लगेंगे तब भी उसकी कैसी परफॉर्मेंस रहेगी, ये सारी चीजें उस कोड ऑफ प्रैक्टिस में होती हैं। आप लोगों को सब फॉलो करना पड़ेगा। आगे हम लोग देखेंगे, हम लोग पूरी डिजाइनिंग उसी कोड के थ्रू करते हैं। सी दिस इज योर कोड ऑफ प्रैक्टिस इन इंडिया, IS 456/2000। ठीक है, IS इज फॉर इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000। जो ये कोड है ये किसके लिए है, प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट। ठीक है,
तो ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ये इसको पब्लिश करता है। ये एक पूरा का पूरा कोड होता है जिसमें सारा प्रोसीजर है, कैसे आप लोग आरसी ये प्लेन एंड आरसी रिइंफोर्स कंक्रीट को कैसे डिजाइन करना है आपको स्ट्रक्चर्स को, और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे कैसे स्ट्रेंथ निकालनी है। ठीक है, इनफैक्ट जो टेस्टिंग वगैरह है वो भी इसमें मेंशन है इस कोड में। तो ये कोड आप लोगों के पास अवेलेबल होना चाहिए फॉर दिस सब्जेक्ट, तो फॉर टू डिजाइन द आरसी एलिमेंट्स आपको ये कोड अपने पास रखना पड़ेगा। ठीक है, इसकी सॉफ्ट कॉपी आई विल प्रोवाइड टू यू, और उसमें से हम लोग इसकी डिजाइन करते हैं। तो ये याद रखिएगा, IS 456 2000 इसके बेसिस पे हम लोग डिजाइन करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। डिजाइन मेथड्स एज पर IS 456 2000। अब देखिए, जो हम लोगों को स्ट्रक्चर डिजाइन करना है अकॉर्डिंग टू दिस IS कोड 456 2000, उसमें पहली मेथड है लिमिट स्टेट मेथड। मतलब 3 मेथड्स है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये जो IS 456 2000 है ये बेसिकली लिमिट स्टेट मेथड के लिए बना हुआ है, लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइन करने के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो सेक्शन 5 में क्या है, इसके डिजाइन प्रोविजंस गिवन है। सेमी एम्पेरिकल लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन हैज बीन फाउंड टू बी द बेस्ट ऑफ डिजाइन इन रेनफोर्स कंक्रीट मेंबर्स। ठीक है, ये जो लिमिट स्टेट मेथड है डिजाइन की, ये बेस्ट पाई गई है किसके लिए, रेनफोर्स कंक्रीट मेंबर्स को डिजाइन करने के लिए। तो इस कोड के अकॉर्डिंग ये कि हम लोग मतलब जनरली हम लोग आजकल लिमिट स्टेट मेथड, मैंने आपको पहले ही बताया था कि लिमिट स्टेट मेथड से हम लोग डिजाइन करते हैं। अभी हम ये मेथड आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि किस मेथड में क्या चीज है, क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो द स्ट्रक्चर्स शैल नॉर्मली बी डिजाइन बाय यूजिंग लिमिट स्टेट मेथड। देयर आर 2 लिमिट स्टेट्स, सर्विसिबिलिटी एंड कोलैप्स। ये सब हम आगे चल के आपको बताएंगे कि क्या सर्विसिबिलिटी होती है और क्या कोलैप्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड्स में ये सब कुछ अवेलेबल है। फिर मैंने आपको बताया था, देखिए ये जो IS कोड है ये बेसिकली लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइन करने के लिए बताता है, बट उसका कुछ पार्ट है जो कि आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड से भी बताता है कि कैसे आप डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, वो अभी मैं इसमें बताऊंगा कैसे। दिस मेथड ऑफ डिजाइन कंसिडर द मेथड ऑफ अर्लियर टाइम्स हैव सेवरल लिमिटेशंस। ये मैंने आपको बताया था, ये पहले जब स्टार्टिंग में डिजाइन किया गया था तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड से को लेके डिजाइन किया जाता था पहले। ठीक है, अर्लियर टाइम्स में, और उसमें कई लिमिटेशंस थी, इसलिए आने वाले टाइम में इसमें चेंजेस होते रहे और अब जाके हम लोग लिमिट स्टेट मेथड यूज करते हैं। तो ये पुरानी मेथड है बेसिकली देखा जाए तो। However, in situations where limit state method can be conveniently applied, working stress method can be employed as an alternative. बट अभी भी कुछ ऐसे डिजाइन्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको आज भी हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड से ही डिजाइन करते हैं रादर देन यूजिंग लिमिट स्टेट मेथड। तो इसको अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो इट इज कॉल्ड WSM। ठीक है, आगे से मैं कभी WSM बोलूंगा तो आप समझ जाना ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात हो रही है। और दूसरी मेथड जो नई मेथड है वो है LSM, दैट इज योर लिमिट स्टेट मेथड। क्लियर, लिमिट स्टेट मेथड, ये 2 मेथड्स हैं, WSM एंड LSM। तो आप समझ जाना जब मैं WSM बोलूँ मतलब वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ये पुरानी मेथड है, LSM मतलब लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, तो हम बेसिकली इससे डिजाइन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे डिजाइन हैं जो हम अभी भी आज भी WSM से डिजाइन करते हैं। जैसे कि आपके वाटर टैंक्स, आप लोगों ने वाटर टैंक्स देखे होंगे ना, ओवरहेड वाटर टैंक्स होते हैं, या फिर इंस टैंक बोलते हैं, या फिर रेक्टेंगुलर टैंक, और ये सब जितने वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो आज भी WSM से डिजाइन होते हैं। तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोग डिजाइन ऑफ आरसी स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। ये तो डिजाइन ऑफ आरसी एलिमेंट है, जब आप डिजाइन ऑफ आरसी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वाटर टैंक वाली यूनिट जो है वो हम WSM का यूज करके डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो आज भी WSM कई जगहों पे यूज होती है किसी चीज की डिजाइन के लिए, वैसे हम जनरली ये LSM से ही करते हैं। ठीक है, तो ये भी आगे चल के आप लोग देखेंगे। इट इज एक्सपीरियंस दैट इन नियर फ्यूचर द वर्किंग स्ट्रेस मेथड विल कंप्लीटली रिप्लेस बाय द लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, अब ये ऑलमोस्ट हो ही गया है कि सारी की सारी चीजें हम लोग लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइन करते हैं, WSM हम लोग कम ही यूज करते हैं, अब ज्यादा यूज नहीं है उसका। प्रेजेंटली दिस मेथड इज पुट इन एनेक्सर B ऑफ IS 456 2000। ठीक है, जो भी कोड है उसके एनेक्सर दिया हुआ है, एनेक्सर B, उसमें ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड है। देखिए मैंने पहले बताया था कोड पूरा का पूरा लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइन करना सिखाता है LSM से, लेकिन एक एनेक्सर दिया हुआ है एनेक्सर B, उसमें क्या है वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में भी बताया कि कैसे आप डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, when you will go through this code आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा क्या चीज है इसमें। ये चीजें क्लियर है अभी तक आप लोगों को? इसमें तो कोई इशू नहीं है फिलहाल? नो सर। मेरी आवाज वगैरह क्लियर आ रही है, आपको स्क्रीन दिख रही है सब? यस सर। यस सर। ओके ग्रेट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट आर द मेन लोड्स, फोर्सेस एंड इफेक्ट टू बी कंसीडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर।
अब देखिए, जब भी आप स्ट्रक्चर बना रहे हो उसमें सबसे पहली चीज आप क्या कंसिडर करोगे? लोड कंसिडर करोगे। मान लो आपको घर बनाना है, आपको अपनी बिल्डिंग बनानी है, ठीक है। आप उसमें सबसे पहली चीज क्या देखोगे कि यार जो जिस चीज के लिए मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, मान लीजिए मैं कॉलेज की बिल्डिंग बना रहा हूँ या इंडस्ट्रियल कोई बिल्डिंग बना रहा हूँ, है ना, तो उसका पर्पस पता होना चाहिए। कॉलेज की बिल्डिंग है तो उसमें स्टूडेंट्स रहेंगे, क्लासेस चेयर्स रहेंगी, है ना, तो कौन कौन से टाइप के लोड होंगे ये आपको पता होना चाहिए। अगर इंडस्ट्रियल बना रहे हैं तो उसमें कई सारी मशीनरीज हो सकती हैं, कई सारे इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, है ना, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि उसमें कितना लोड आने वाला है। तो आप उस बेसिकली उस लोड के हिसाब से डिजाइन करते हो कि मुझे कितने लोड के लिए बनाना है, ठीक है। अगर हम अपनी क्लासरूम जो है उसमें जिस तरीके की टाइल्स लगी हुई है या फिर मार्बल लगा हुआ है उसमें मैं हैवी मशीनरी रख दूं तो शायद वो ब्रेक कर जाएंगी, टूट जाएंगी, ठीक है। तो क्योंकि वो उस चीज के लिए नहीं बना हुआ है, वो उस चीज के लिए डिजाइन नहीं किया गया, तो हम डिजाइन करने से पहले देखते हैं कि हमारे लोड्स क्या होने वाले, ठीक है, उसमें फोर्सेस क्या होंगे और कौन कौन से इफेक्ट्स उसमें पड़ने वाले हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है। एंड दिस लोड्स फोर्सेस और जो ये इफेक्ट्स हैं वो किसमें दिए गए? IS 875 कोड ऑफ प्रैक्टिस में। ये भी इंडियन स्टैंडर्ड का कोड है फॉर लोड्स, ठीक है, दिस इज फॉर लोड्स। अब देखिए, आप लोगों ने मेरे ख्याल से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वगैरह में भी और स्ट्रक्चर्स में भी ये पढ़ा होगा, लोडिंग के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। मैं बहुत शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूँ क्या क्या रहते हैं। डेड लोड होता है। डेड लोड क्या चीज है? ये होते हैं सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर। सेल्फ वेट मतलब कि जो मान लीजिए जो कोई भी एक बीम है उसका जो उसका खुद का वेट होगा ड्यू टू ड्यू टू ग्रेविटी, जो उसका खुद का अपना लोड है, जो उसमें मटेरियल लगा है उसकी वजह से जो लोड आ रहा है, कोई एडिशनल लोड नहीं है उसमें, जो उसके मटेरियल है उसके जो खुद का लोड है दैट इज कॉल्ड सेल्फ वेट, ठीक है। वो कंसिडर किया जाता है डेड लोड में। और डेड लोड कैसे निकाला जाता है? डायमेंशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेट अस से इफ दिस इज रेक्टेंगुलर बीम, तो ये इसका बी है, ये इसका डेप्थ कह लीजिए B/D, ठीक है। ये इसकी ओवरऑल डेप्थ है, ये इसकी विड्थ है। तो डायमेंशन ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन बीम का किस तरीके का दिखेगा? इस तरीके का दिखेगा, कल मैंने आपको बताया था रेक्टेंगल शेप का। तो ये हो जाएगा क्रॉस सेक्शन हो जाएगा B/D, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दिस वन, मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेट ऑफ द मटेरियल, ठीक है। यूनिट वेट ऑफ मटेरियल में इस समय हम लोग मटेरियल क्या कंसिडर करेंगे? जो भी मटेरियल, जैसे बीम बना रहे हैं तो हम लोग कंक्रीट का यूनिट वेट रखेंगे, ठीक है, यूनिट वेट ऑफ मटेरियल। तो कंक्रीट का यूनिट वेट हम लोग इसमें कंसिडर करेंगे। यूनिट वेट विल बी इन, यूनिट होगी यूनिट वेट की न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है, केजी पर यूनिट वॉल्यूम। इस तरीके से रहेगा, ये थोड़ा क्लियरली नहीं दिख रहा है। केजी मतलब इसमें जो भी वेट, सॉरी न्यूटन मैंने फोर्स पे लिख दिया, आप इसमें केजी वेट है तो आप केजी में ले सकते हैं। केजी से न्यूटन में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको पता है 9.81 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, देन दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू न्यूटन, ठीक है। तो ये केजी पर मीटर क्यूब में जो है क्या रहेगा? यूनिट वेट रहेगा उस मटेरियल का। तो इस केस में जनरली हमारा मटेरियल क्या है? कंक्रीट है, तो कंक्रीट के लिए हम लोग जनरली 24 लेते हैं हम लोग, तो BD/24 kg पर मीटर क्यूब से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डेड लोड आ जाएगा, ठीक है। ये अभी हम डिजाइन करते हुए आगे आपको न्यूमेरिकल्स में दिखेगा। So these values are specified in IS part 1 of IS 875. इस कोड, ये भी एक कोड है IS कोड 875, ये बेसिकली डील करता है लोड्स वगैरह पे, ठीक है। तो एक तो पहला हो गया डेड लोड, दूसरा है लाइव लोड्स। लाइव लोड्स क्या होते हैं? लोड्स अदर देन डेड लोड, मतलब कोई भी लोड जो डेड लोड के अलावा जैसे है वो आपका लाइव लोड है ना। मतलब जैसे कि आप लाइव लोड में ले लीजिए, आप क्लास में एक स्लैब है उसके ऊपर, मतलब क्लास की फ्लोर में आप लोग बैठे हैं, ठीक है, तो जो आपके थ्रू वेट आ रहा है वो लाइव लोड है। या फिर मैं उसमें कोई और लोड रख दूँ, कोई मशीन ला के रख दूँ उसमें, तो वो लाइव लोड होगा उसमें, ठीक है। डेड लोड क्या है? स्ट्रक्चर का खुद का लोड है। लाइव लोड जो उसमें एडिशनल लोड उसमें हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज योर लाइव लोड। तो वैल्यू ऑफ द इम्पोज लोड, इम्पोज मतलब यही वाला लोड है लाइव लोड, डिपेंड ऑन द फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर, की क्या फंक्शन है स्ट्रक्चर का। मैं किस चीज के लिए बना रहा हूँ? मैं अगर ब्रिज बना रहा हूँ तो कितनी कैपेसिटी के लिए? क्या वो सिर्फ टू व्हीलर्स के लिए है, क्या वो हेवी व्हीकल्स के लिए ब्रिज है, या क्या है, या वो आर्मी के हेवी जो व्हीकल्स होते हैं उसके लिए बनाया जा रहा है, तो उसका क्या फंक्शन है, उसके हिसाब से हम लोग इम्पोज लोड पे डिपेंड करती है, ठीक है, सारी वैल्यूज। ये देखो मैंने जैसे एग्जांपल बताया, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स विल हैव कंपैरेटिवली लोअर वैल्यूज, ठीक है। रेजिडेंशियल जो घर वगैरह हैं उनकी वैल्यू कम होगी इम्पोज लोड,
दोज ऑफ स्कूल और ऑफिस बिल्डिंग, स्कूल और ऑफिस बिल्डिंग की ज्यादा होंगी क्योंकि वहाँ पे ज्यादा स्टूडेंट है, ज्यादा लोग हैं वहाँ पे, है ना, ज्यादा एक्टिविटी रहेंगी, ज्यादा सामान रहेगा, ज्यादा लाइव लोड पड़ेगा स्कूल में और ऑफिस में। जबकि आपकी घर की बिल्डिंग में आपके 4 या 5 मेंबर्स हैं, उनका लिमिटेड चीजें हैं, वो लाइव लोड उसमें कम रहेगा। तो इस तरीके से आप डिजाइन करते हैं। ठीक है, ये गिवन है आपको पार्ट 2 ऑफ IS 875। तो लाइव लोड्स के बारे में जो है पार्ट 2 ऑफ 875 में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट होते हैं हम लोगों के विंड लोड। अब देखिए इससे पहले जो हमने डेड लोड और ये लोड पड़े, लाइव लोड पड़े, ये कैसे एक्ट करते हैं। मान लीजिए कोई बीम है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से मतलब ऊपर से वर्टिकली ये एक्ट कर रहे हैं, या तो ये पॉइंट लोड टाइप होंगे या यूडीएल होगा। तो ये क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे को लोड डाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन विंड लोड में ऐसा नहीं होता। विंड लोड में क्या होता है, इसमें मतलब विंड लोड कहाँ पर कंसिडर किया जाता है, जैसे बहुत हाई राइज बिल्डिंग होती है, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स आप लोगों ने देखी होंगी, उसमें विंड का इफेक्ट पड़ता है। कई जगहों में विंड लोड बहुत ज्यादा होता है, विंड की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो हम लोगों को विंड लोड को कंसिडर करना पड़ता है डिजाइन करने से पहले। ठीक है, देखिए क्या क्या है इसमें, वेलोसिटी ऑफ द विंड, परमेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर, ये सारी चीज पे डिपेंड करता है विंड लोड। ठीक है, हाइट कितनी है, मतलब पर्टिकुलर हाइट से ऊपर ही की अगर बिल्डिंग होती है तो ये हम विंड लोड कंसिडर करते हैं। और ये किस टाइप के हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं या इंक्लाइन फोर्सेस होते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो इसमें ये विंड लोड्स किस तरीके से लगते हैं, लाइव लोड, डेड लोड तो इस तरीके से लगते हैं ऊपर से नीचे वर्टिकल। विंड लोड लगते हैं बिल्डिंग में कुछ इस तरीके से। मान लीजिए एक बिल्डिंग है, यहाँ इसको कुछ इस तरीके से ले लीजिए, इसके कुछ फ्लोर्स हैं। ठीक है, ये एक बिल्डिंग है, ये इसकी फाउंडेशन है। तो जो विंड लोड्स होंगे वो किस तरीके से लगेंगे, हॉरिजॉन्टल लगेंगे बिल्डिंग में। जो लाइव लोड और डेड लोड होंगे वो कैसे लगेंगे, वो इस तरीके से वर्टिकली लगेंगे। तो ये हॉरिजॉन्टल लोड्स होते हैं। ठीक है, दे कैन इवन बी सक्शन टाइप ऑफ फोर्सेस डिपेंडिंग अपॉन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अभी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे डिपेंड करता है कि किस एंगल पे ये लोड्स लग रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग डिजाइन करते हैं। और ये विंड लोड किसमें गिवन है, पार्ट 3 ऑफ IS 875। तो सेम कोड है लोडिंग के लिए, बट पार्ट्स अलग अलग हैं। पार्ट 1 में था डेड लोड के बारे में, पार्ट 2 में था लाइव लोड, एंड पार्ट 3 में है विंड लोड के बारे में। ये सब डिजाइन करते हुए आप लोग इसको कंसिडर करोगे। नेक्स्ट है स्नो लोड्स। स्नो लोड्स बेसिकली उन जगहों पे लिए जाते हैं जहाँ पे ज्यादा बर्फबारी होती है। ठीक है, ऐसी जगहों पे, क्योंकि स्नो का भी काफी लोड होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पे स्नो पड़ती है, जैसे ओली वगैरह का जो एरिया है, आप देखेंगे कि विंटर्स में उसमें क्या होता है, पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो पूरा स्नो के अंदर दब जाता है। ठीक है, और जो रूफ है उसके, उसमें बहुत ज्यादा लोड आ जाता है स्नो का, वो बहुत ज्यादा बर्फ जम जाती है। यही बात तो 4-5-6 फीट बर्फ भी उसके ऊपर जम जाती है ना, तो उसका बहुत ज्यादा लोड आ जाता है। तो इसको भी हम लोगों को कंसिडर करना पड़ता है स्नो। ठीक है, तो इट इज फॉर द एरियाज इन हैविंग हैवी स्नोफॉल। ठीक है, जहाँ पे बहुत वो है, हैवी स्नोफॉल्स है, उसके लिए हम लोग इस लोड को भी कंसिडर करते हैं। ये गिवन है पार्ट 4 में IS 875 के। ठीक है, स्नो लोड्स। फिर नेक्स्ट आते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, अर्थक्वेक फोर्सेस। ठीक है, अर्थक्वेक लोड्स जो होते हैं, अर्थक्वेक फोर्सेस जो होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने देखा होगा अर्थक्वेक, इंडिया बहुत अर्थक्वेक प्रोन, इंडिया में कई सारे अर्थक्वेक प्रोन जोन्स हैं, राइट। आपने भुज का केस सुना होगा गुजरात में, है ना, दिल्ली में भी आने वाले टाइम आते रहते हैं अर्थक्वेक्स, आते रहते हैं, है ना। तो कई सारे, नेपाल में बहुत ज्यादा अर्थक्वेक रहा था, है ना। तो मतलब अर्थक्वेक हम लोग देखते हैं कि बहुत कॉमन है, और इसके लिए हम लोगों को इसको कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अर्थक्वेक का फोर्स को कंसीडर करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या होती है, अर्थक्वेक वेव्स जनरेट होती हैं बेसिकली, है ना। अर्थक्वेक वेव्स जनरेट होती हैं विच मूव फ्रॉम ओरिजिन। हम बोलते हैं कि इसका एपिसेंटर है ना, ये आपने पढ़ा होगा एपिसेंटर। वहां से वेव मूव करती है और उसकी इंटेंसिटी की वजह से क्या होता है, मैग्नीट्यूड आता है, अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड आता है। ठीक है, उसकी इंटेंसिटी और उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कि कितना उसका इम्पैक्ट रहने वाला है। द इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक ऑन स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन स्टिफनेस ऑफ द स्ट्रक्चर, स्टिफ कितना है, स्टिफनेस ऑफ द सॉइल मीडिया, हाइट एंड लोकेशन ऑफ स्ट्रक्चर। इन सारी चीजों पे डिपेंड करेगा कि उस जगह पे अर्थक्वेक कितना असर डालने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर एक ब्रिटल वाला और एक डक्टाइल वाला, मतलब फ्लेक्सिबल वाला कॉन्सेप्ट भी आता है। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि जो चीज बहुत ब्रिटल सख्त है, अगर आप उसको मूव करने की कोशिश करोगे तो एकदम से गिर जाएगी। लेकिन अगर आप कोकोनट ट्री देखो या पाम ट्री देखो, वो काफी फ्लेक्सिबल होता है। अगर आप नीचे से उसको हिलाओगे भी, ठीक है, तो वो टूटेगा नहीं, वो उसमें मूवमेंट होगा बट वो टूटेगा नहीं। ठीक है, वो रेजिस्ट कर लेता है। तो इस तरीके की चीजें, स्टिफनेस कितनी है उस पर, ये सब चीज पे डिपेंड करता है, हाइट कितनी है, लोकेशन कौन सी है, तो ये सारी चीजों पर डिपेंड करता है। तो हर एक कंट्री जो है वो अलग अलग सेवरल जोन्स में डिवाइड की गई है, आप लोगों को पता है ना। अर्थक्वेक के जोन्स बने होते हैं, और इसकी क्या है,
मतलब जोन 1 2 3 4 इस तरीके से जोन्स में डिवाइडेड रहता है डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। ठीक है, तो इनफैक्ट हमारे कंट्री में भी अलग अलग स्टेट्स हैं जो कि अलग अलग जोन में आते हैं अर्थक्वेक के। ठीक है, कोई अर्थक्वेक जोन 3 में आता है, कोई 4 में आता है, इस तरीके से अर्थक्वेक फोर्सेस को कंसिडर करना पड़ता है। तो ये सारी की सारी चीजें, ये जो अर्थक्वेक फोर्सेस हैं, ये आईएस कोड 1893 2002 ये अलग कोड है, इसमें आपको मिल जाएंगे अर्थक्वेक, क्योंकि अर्थक्वेक डिजाइनिंग अलग ही होती है पूरी, है ना। ये एक अलग ही ब्रांच भी है, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग की एक अलग ब्रांच भी है, जिसमें हम लोग अर्थक्वेक रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर्स पे काम करते हैं। ठीक है, उसके लिए ये कोड फॉलो किया जाता है। बट हम लोग अपनी बिल्डिंग्स में भी अर्थक्वेक जिस जगह पे ज्यादा आने की चांसेस होती है, वहां पर हम लोग अर्थक्वेक फोर्सेस को कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब इनको कैसे कंसिडर किया जाता है ये सब आप आगे डिजाइन में देखेंगे। तो ये कई तरीके के आप लोगों ने फोर्सेस देखे हैं, लोड्स देखे हैं, डेड लोड, लाइव लोड, स्नो लोड, विंड लोड, अर्थक्वेक फोर्सेस। ठीक है, ये सारे टाइप के लोड है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है व्हाट इज श्रिंकेज, क्रीप एंड टेम्परेचर इफेक्ट। देखिए, सिर्फ लोडिंग के वजह से ही नहीं, कंक्रीट में या फिर जो स्ट्रक्चर है उसमें और तरीके के भी इफेक्ट्स होते हैं, वो जो अलग तरीके से भी हो सकते हैं, जैसे कुछ चीजें श्रिंकेज की वजह से, ठीक है, क्रीप की वजह से, और टेम्परेचर इफेक्ट भी पड़ता है स्ट्रक्चर पे। ये सारी चीजें भी उसके स्ट्रेस में या फिर उसके डिफॉर्मेशन में बहुत रोल प्ले करती हैं। सिर्फ लोड को ही नहीं कंसिडर करना पड़ता है, ये चीजें भी कंसिडर करनी पड़ती हैं, क्योंकि इनका भी स्ट्रक्चर में काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए श्रिंकेज, क्रीप एंड टेम्परेचर। श्रिंकेज, क्रीप, टेम्परेचर तो पता होगा, हाई लो टेम्परेचर। ठीक है, श्रिंकेज आप लोगों को पता क्या होता है? नो सर। श्रिंकेज में क्या होगा आप लोगों का? श्रिंकेज देखिए अपने नाम से वैसे बता रहा है, श्रिंक करना। ठीक है, तो क्या होता है जब हम कंक्रीट वगैरह को कास्ट करते हैं, है ना, किसी भी स्ट्रक्चर में, तो आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम उसमें मतलब श्रिंकेज आने लग जाते हैं, उसको उसकी डायमेंशन चेंज होती है कुछ टाइप में। ठीक है, तो उस चीज को बोलते हैं श्रिंकेज, उसकी वॉल्यूम में चेंजेस आने लगते हैं। उसी तरीके से एक इफेक्ट होता है क्रीप, ये होता है टाइम डिपेंडेंट इफेक्ट। टाइम डिपेंडेंट मतलब कि जब आपने कंक्रीट को कास्ट कर दिया है, उसके बाद आगे मैं इसमें दिखाऊंगा भी आपको क्रीप का इफेक्ट क्या होता है। तो 7 दिन के बाद कंक्रीट में कुछ चेंजेस आने लगते हैं, फिर 27 दिन के बाद, 22 दिन के बाद, है ना। तो ऐसे करके 1 साल तक का, 2 साल तक का कंक्रीट में कई सारे चेंजेस आने लगते हैं। ठीक है, उसकी वजह से स्ट्रेस में चेंज आ जाते हैं। तो वो इफेक्ट बहुत, हालांकि बहुत हल्का होता है, कम होता है, बट उसको हम लोगों को कंसिडर करना पड़ता है। तो ये क्या है? टाइम डिपेंडेंट इफेक्ट है। और टेम्परेचर कौन सा इफेक्ट है? टेम्परेचर मतलब किसी जगह पे बहुत हाई टेम्परेचर है, बहुत लो टेम्परेचर है, तो उसको भी हम लोगों को कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, मैं प्रोड्यूस स्ट्रेसेस जो मैं बात कर रहा था, इनके वजह से भी, श्रिंकेज, क्रीप और टेम्परेचर की वजह से भी स्ट्रेसेस हो सकते हैं। देखिए, आप मान लीजिए कहीं पे ब्रिज बनाया आपने, ठीक है, वहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, मान लीजिए हावड़ा ब्रिज है कोलकाता में, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है तो वो एक्सपैंड करता है ब्रिज हल्का सा। ठीक है, तो अगर आपने उसमें एक्सपेंशन जॉइंट नहीं दिए होंगे तो वो क्या करेगा? एक्सपैंड करेगा और अपना स्ट्रक्चर को तोड़ देगा, मतलब जो उसके अगल बगल में जो भी कंक्रीट का स्ट्रक्चर होगा उसे तोड़ देगा। तो आपको एक्सपेंशन जॉइंट या कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट देने पड़ते हैं, है ना। और जैसे ही मौसम ठंडा होता है तो वो हल्के से कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। तो ये सारी क्या है, अलग स्ट्रेसेस होने लगे उसमें, है ना, उसमें अलग मूवमेंट जनरेट हुए, तो उसमें स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं इनकी वजह से। तो इसलिए इनको लेना बहुत जरूरी है। सिर्फ लोड से काम नहीं चलेगा, आपको श्रिंकेज, क्रीप और टेम्परेचर के इफेक्ट को भी डिजाइन में लाना पड़ेगा। इट में प्रोड्यूस स्ट्रेसेस एंड कॉज डिफॉर्मेशन। अगर स्ट्रेसेस आ गए तो डिफॉर्मेशन आएंगे। ठीक है, जैसे कि अदर लोड और फोर्सेस की वजह से आते हैं, तो इसलिए हमें ये तीनों फैक्टर लेना भी जरूरी है। Hence, these are considered as load which are time dependent. ये तीनों के तीनों टाइम डिपेंडेंट है। ठीक है, टाइम डिपेंडेंट, श्रिंकेज भी एक टाइम पे आएगा, क्रीप भी टाइम पे आता है। ठीक है, टेम्परेचर वगैरह सीजन के हिसाब से आते हैं, कभी हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, तो दीज आर ऑल टाइम डिपेंडेंट। ठीक है, इसलिए इनको भी एज अ लोड कंसिडर किया जाता है। The safety and serviceability of a structure are to be checked following the stipulations of IS 4 2000, ये जो कोड हम लोगों ने पढ़ना है अभी, एंड पार्ट 5 ऑफ IS 875। तो ये सारी चीजें सर्विसिबिलिटी में आती हैं, सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी में ये चीजें कंसिडर होती हैं। और यही लिमिट स्टेट डिजाइन की फिलोसफी है कि सर्विसिबिलिटी भी होनी चाहिए। अब ये सर्विसिबिलिटी क्या होता है ये मैं आगे चल के कुछ स्लाइड्स में आपको बताऊंगा। ठीक है, सेफ्टी तो आप लोगों को पता है, सर्विसिबिलिटी क्या चीज है ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। ये लिमिट स्टेट का फिलोसफी है कि सर्विसिबिलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, और ये आईएस कोड 2000 जिसको हम लोगों ने, जिसके थ्रू हम लोगों को डिजाइन करना है, उसमें ये सारी चीजें मेंशन्ड है, श्रिंकेज, क्रीप एंड टेम्परेचर। मेरे ख्याल से अभी आगे वाली स्लाइड्स में, मे बी कल की क्लास में, क्रीप इफेक्ट कैसे लिया जाता है, श्रिंकेज कैसे लिया जाता है, ये सारे की सारी चीजें आपको मेंशन होगी स्लाइड्स में। ठीक है, और भी कई तरीके के फिर एडिशनल फोर्सेस हैं। ठीक है,
ये भी आप लोगों को कंसिडर करने पड़ते हैं ताकि सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी मतलब स्ट्रक्चर्स की बनी रहे। तो ये देखिए फाउंडेशन मूवमेंट, इलास्टिक एक्शन, सॉइल फ्लूइड प्रेशर्स, वाइब्रेशन, फटीग, इम्पैक्ट, तो ये सारे और भी अदर तरीके के फोर्सेस होते हैं, बट हमारा अभी कंसिडरेशन इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। हमारे जो सिलेबस में है वो फिलहाल हम लोग जो हमने अभी तक लोड्स पढ़े हैं उनसे ही डील करेंगे, इनका ज़्यादा भी यूज़ नहीं आ रहा है, बट होते हैं इन तरीके के फोर्सेस भी होते हैं, आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। नाउ नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स। अब लोड कैसे कंबाइन होते हैं, देखिए अब एक स्ट्रक्चर है उसमें कई तरीके के लोड्स होंगे, ठीक है। तो डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर हैज टू बी अकाउंट फॉर ऑल टाइप ऑफ लोड्स, फोर्सेज एंड इफेक्ट्स, जितने भी हमने पढ़े। देखो एक बिल्डिंग अगर आप बना रहे हो तो उसमें डेड लोड भी है, लाइव लोड भी है, हो सकता है आपको विंड लोड भी लेना पड़े, ठीक है, अर्थक्वेक लोड लेते हो आप, और अगर बर्फ वाले एरिया में तो आपको स्नो लोड भी लेना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीजें ऐसा ऐसा नहीं है कि आपको एक स्ट्रक्चर पे एक ही लोड कंसिडर करना पड़ेगा, नहीं, इनके सबका कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअल लोड कितना है और कितना स्ट्रेस आ सकता है बिल्डिंग में, इन ऑर्डर टू मेंटेन द सर्विसिबिलिटी एंड सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी को देखते हुए, ठीक है। तो इन लोड को क्या करते हैं, इनका कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है हम लोग को। अभी आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कॉम्बाइन करते हैं हम लोग इन लोड्स को, ताकि सारे के सारे लोड्स कंसिडर हो जाएं एक ही साथ में। Design of structure would become highly expensive if all type of forces are assumed to be act on all structure at all times. देखिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं सारे लोड ले लूँ, मैं मान लूँ कि विंड लोड भी लग रहा है, स्नो लोड भी लग रहा है, अर्थक्वेक लोड भी लग रहा है, मैं सब चीज के हिसाब से बनाऊँ, तो मेरा स्ट्रक्चर कितना महंगा बनेगा सोचो, है ना। और ये तो सारी ऐसी चीजें हैं कि मतलब आप लोगों को इसका इफेक्ट लेना पड़ेगा, जितने भी फोर्सेस आपको लेना पड़ेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे के सारे फोर्सेस ले लो। आप सारे के सारे फोर्सेस ले लोगे तो सोचो आपको कितनी हैवी बिल्डिंग्स बनानी पड़ेगी, कितने हैवी स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि ये सारी चीजों को रेजिस्ट कर ले, ठीक है। तो वो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा सेक्शन और वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, उसको हम इस तरीके से डिजाइन नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, लोड्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि चलो इतना पार्ट इस लोड का ले लेते हैं, इतना पार्ट इस लोड का, क्या चीज कंसिडर करना है वो कॉम्बिनेशन में आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा, ठीक है, आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे कंबाइन कॉम्बिनेशन लेते हैं हम लोड के। Some logical combination of loads are necessary. These logical combination are based on natural phenomena. ये किस चीज पे बेस्ड होते हैं, natural phenomena like wind and earthquake do not occur simultaneously. देखो अब एक फिलोसफी ये है, मतलब जब भी हम लोड कंसिडर करेंगे तो दो टाइप के लोड है, विंड और अर्थक्वेक लोड, मैंने आपको बताया था। देखिए डेड लोड और लाइव लोड तो होंगे, उसके अलावा कौन से थे, विंड और अर्थक्वेक लोड। अब इस चीज में ध्यान दीजिए, अगर मैं विंड लोड को भी कंसिडर कर लूं और अर्थक्वेक लोड को भी कंसिडर कर लूं, तो मेरा हेवी कितना स्ट्रक्चर हो जाएगा, है ना। मैंने दो दो लोड ले लिए, मान लो अर्थक्वेक लोड के लिए भी कोई फैक्टर ले लिया मैंने, विंड के लिए भी कोई फैक्टर ले लिया, तो उन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो मेरा बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। इतना हेवी स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा तो वो फिर बहुत एक्सपेंसिव बनेगा। और हम ये मान के चलते हैं कि विंड और अर्थक्वेक एक साथ नहीं आ रहे, ठीक है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर कभी आप बिल्डिंग डिजाइन करेंगे तो आप कैसे डिजाइन क्या डिसाइड करेंगे कि आपको विंड लोड लेना है कि अर्थक्वेक लोड लेना है, कैसे डिसाइड करोगे। एक ही चीज लेनी है, देखो आपको ऐसा नहीं है आप दोनों लोगे तो बहुत एक्सपेंसिव बनेगा स्ट्रक्चर, आपको एक ही लोड कंसिडर करना। आप कौन सा कंसिडर करोगे, थोड़ा सोचिए, विंड करोगे कि अर्थक्वेक करोगे। कोई भी आंसर कर सकता है। सर जिसका लोड ज्यादा होगा। एग्जैक्टली जिसका इफेक्ट ज्यादा होगा, ठीक है, वेरी गुड। तो हम ये मान के चलते हैं कि दोनों चीजें साथ में नहीं हो रही हैं, ठीक है, इट डज नॉट अकर साइमल्टेनियसली। तो हम उस चीज को कंसिडर करेंगे जिस एरिया में मान लो अर्थक्वेक प्रोन एरिया में आता है तो हम अर्थक्वेक लोड को लेंगे, और अगर वो विंड वाली एरिया में आता है, कोस्टल एरिया जहाँ पर बहुत ज्यादा विंड चलती है, तो हम क्या लेंगे, विंड वाला लोड कंसिडर करेंगे। तो हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि विंड का भी ले लिया और अर्थक्वेक का भी ले लिया, है ना, तो ये बहुत हैवी स्ट्रक्चर बनेगा। तो इस तरीके की फिलोसफीज हैं कि हम लोगों को कैसे कॉम्बिनेशन लेना है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ ये। और देखिए दूसरा दूसरा क्या चीज है, कॉम्बिनेशन क्या है, लाइव लोड ऑन रूफ शुड नॉट बी प्रेजेंट व्हेन विंड लोड आर कंसीडर। जब हम लोग रूफ में विंड लोड ले रहे हैं तो उसमें रूफ वाला लाइव लोड लेने की जरूरत नहीं है, और फ्लोर्स में आप लोगे लाइव लोड, बट रूफ वाले का आपको लाइव लोड लेने की जरूरत नहीं है अगर आपने ऑलरेडी विंड लोड लिया हुआ है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन है इस टाइप के। और ये कहाँ पर प्रेजेंट है, 875 पार्ट 5, 875 IS 875, ये आपको पहले बताया मैंने, IS 456 2000 जिसमें हम लोग काम करने वाले हैं। स्टिपुलेट द कॉम्बिनेशन ऑफ लोड, इन दोनों में ये लोड्स के कॉम्बिनेशन बताए गए, ठीक है, ड्यूरिंग द डिजाइनिंग ऑफ स्ट्रक्चर। कोई भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है तो कैसे कैसे आपको लोड के कॉम्बिनेशन लेने पड़ेंगे वो आपके इसमें गिवन है, ठीक है। ये सब कुछ बेसिक चल रहा है, अभी आप लोगों को डिजाइन हम आगे चल के करेंगे, आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। आप ये जो स्लाइड्स हैं इनको रिव्यू भी कर सकते हैं वापस से, ठीक है।
अब देखिए, ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, ये मे बी नेक्स्ट क्लास में, कल वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे कॉम्बिनेशंस हैं जो IS कोड 456/2000 में दिए हुए हैं, ठीक है। ये हम लोग चेक करेंगे। अभी व्हाट इज लिमिट स्टेट ऑफ डिजाइन, हम लोगों का पर्टिकुलर फोकस रहता है लिमिट स्टेट ऑफ डिजाइन में, ठीक है। हालांकि हम लोग WSM भी करेंगे, वर्किंग स्ट्रेस मेथड से भी डिजाइन करके देखेंगे और लिमिट स्टेट मेथड से भी करके देखेंगे, लेकिन अभी हमारा फोकस है लिमिट स्टेट डिजाइन पे क्या है, ठीक है। देखिए, इसका जो डिफरेंस है ना, मैं आपको अभी स्टार्टिंग में बताऊंगा नहीं, मतलब इसमें हालांकि मेरे पास यहाँ पर स्लाइड्स में पड़ा हुआ है, बट मैं इसको क्लियर तब करूंगा जब हम लोग ये दोनों मेथड्स पढ़ने लगेंगे। तो पहले मैं वर्किंग मेथड से डिजाइन करके दिखाऊंगा आपको, फिर हम लोग लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइन करेंगे, तो उसके बाद आप खुद मुझे ये बताएंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस रखा, ठीक है। सो दैट विल बी द मोर इफेक्टिव वे टू लर्न। अगर मैं पहले बताऊंगा कि ये चीजें हैं और इसमें ये कंसिडर करते हैं उसमें नहीं करते, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये वर्ड्स क्या हैं, क्योंकि ये आपके टर्म सारे बहुत नए हैं अभी, ठीक है। फिर भी थोड़ा बहुत ओवरव्यू इसका देख लीजिए। मैंने आपको पहले बताया था लिमिट स्टेट में दो चीजें आती है, सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी, ठीक है। अभी मैं फिर से इसको मैं बोलूंगा, दोबारा से मैं इसको भी बताऊंगा आपको क्या है सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी। ये दो कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, दो सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है लिमिट स्टेट में। Before the failure occurs. The design of structure by this method does ensure that they will not reach limit state and will not become unfit for use what they are intended. देखिए, अभी आप लोगों को पता नहीं है ये चीज की क्या है ना, कि लिमिट स्टेट क्या चीज होती है और क्या चीज अल्टीमेट स्टेट है, क्या यील्ड स्टेट है। ये आप लोगों को अभी हम जैसे जैसे डिजाइन करते रहेंगे आगे आप लोगों को पता चलेगा, मैं आपको इसका क्लियर डिफरेंस बताऊंगा आपको। वही वाली चीजें, दो दो चीजें हैं, देयर आर टू मेन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। एक तो कोलैप्स के लिए चेक करना और सर्विसिबिलिटी के लिए चेक करना। देखिए, अब चलिए मैं आपको ये चीज बताता हूँ, WHM का दिया है उसमें शायद notes, ठीक है। आप ये चीज मान के चलिए, जब हमने WSM डिजाइन किया ना, जब हम लोग WSM से डिजाइन करते हैं, ये मैं अभी आपको ब्रॉड बता रहा हूँ, जब मैं हम इससे डिजाइन करेंगे तो मैं आपको पूरा क्लियरली बताऊंगा उसमें और क्या। जब हम लोग WSM से डिजाइन करते हैं तो हम लोग इसमें क्या लेते हैं कि हम लोग इसमें परमिसिबल स्ट्रेसेस लेते हैं, ठीक है, कि कितना स्ट्रेस परमिसिबल है उसके लिए हम लोग डिजाइन करते हैं, ठीक है। और उसमें हम सिर्फ ये देखते हैं कि बिल्डिंग कहीं टूट ना जाए, कोलैप्स ना हो जाए, इसको इंश्योर करते हैं कि हम लोग कहीं बिल्डिंग फेल ना हो जाए, ठीक है। WSM में सिर्फ ये कॉन्सेप्ट था। अभी सिर्फ मोटा मोटा इतना जान लीजिएगा कि हम लोग देखते थे कि स्ट्रक्चर फेल ना हो जाए, ठीक है, उतने ही लोड हम देते थे जितने में स्ट्रक्चर फेल ना हो। इसका ये फिलॉसफी थी WSM की, ठीक है। लेकिन इसके कई डिसएडवांटेजेस भी होते थे इस वजह से। बट फिर बाद में एक और कॉन्सेप्ट आया लिमिट स्टेट मेथड का, जैसे मैंने बताया। इसमें हम क्या करते थे, कोलैप्स तो देखते ही थे कि फेलियर सेफ्टी कितने में आ रही, कोलैप्स कहाँ पर आ रहा, ये तो WSM की तरह हम चेक करते ही थे। बट इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आया, सर्विसिबिलिटी, ठीक है। कोलैप्स और सर्विसिबिलिटी, सर्विसिबिलिटी जो है WSM में नहीं है, नॉट इन WSM, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट किस में आया, सिर्फ LSM में आया। सर्विसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया LSM में, और कोलैप्स जो था वो WSM में भी हम लोग चेक करते थे। तो ये इसके ऊपर ये एक एडवांटेज तो आपको पता चलिए कि इसमें सर्विसिबिलिटी भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब ये कोलैप्स और सर्विसिबिलिटी क्या होता है, देखिए, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स डील्स विद स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। क्या उसकी स्ट्रेंथ है और स्टेबिलिटी क्या है, सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम डिजाइन लोड आउट ऑफ द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल टाइप ऑफ लोड, ठीक है। जो कोलैप्स हम लोग लेते हैं वो किसके वजह से लेते हैं, मैक्सिमम डिजाइन लोड। डिजाइन लोड क्या होते हैं ये भी आगे चल के आप पढ़ेंगे, जो एक सारे लोड्स के कॉम्बिनेशन थे उनको डिजाइन लोड बोलते हैं, किस तरीके से करना है, ठीक है। आउट ऑफ द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल टाइप ऑफ लोड, जो भी हमारे सारे के सारे लोड के कॉम्बिनेशन हैं, ठीक है, उसमें से मैक्सिमम डिजाइन लोड जो होता है उसके लिए हम लोग कोलैप्स चेक करते हैं। मतलब कि क्या इस लोड को ये स्ट्रक्चर झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा, ये बोलते हैं कोलैप्स के लिए, कहीं ये फेल तो नहीं हो जाएगा। तो आप मान लीजिए मेरी बिल्डिंग है जो पर्टिकुलर कुछ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लोड लेती है, ठीक है, कुछ किलो न्यूटन का लोड लेती है, मान लीजिए 5000 किलो न्यूटन का लोड ले रहा है कोई स्ट्रक्चर, ठीक है, और मैं उसको डिजाइन करूं 4000 किलो न्यूटन के लिए, तो क्या वो बचेगा? मेरा पर्पज है कि मैं 5000 किलो न्यूटन लोड उस स्ट्रक्चर में मतलब उस स्ट्रक्चर यूज कर सकूं। बट मैंने जो डिजाइन किया वो 4000 किलो न्यूटन के लिए किया है, तो क्या वो कर सकेगा उसको रेजिस्ट? नहीं कर पाएगा, वो फेल हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, है ना। तो क्या है, हम लोग इसमें क्या देखते हैं, लोड्स को देखते हैं कि मैक्सिमम जो लोड है, ये लिखा ना मैक्सिमम डिजाइन लोड, तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए हमारा लोड, ठीक है। जितना हमारा मैक्सिमम डिजाइन, जितनी उसकी क्षमता है उससे ज्यादा हम लोग नहीं जा सकते, तो कोलैप्स हो जाएगा, ये इसमें चेक करते थे। देयरफॉर दिस लिमिट स्टेट इंश्योर दैट
neither any part nor the whole structure should collapse or become unstable under combination of expected overloads. मतलब कितना भी हम लोड लगा रहे हैं वो कभी भी कोलैप्स नहीं होना चाहिए स्ट्रक्चर और कभी भी अनस्टेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से कॉम्बिनेशन लोड का करते हैं कि वो ओवरलोड ना हो उसमें। ठीक है, स्ट्रक्चर में ओवरलोड ना हो, तो इसको बोलते हैं कोलैप्स, कि कभी वो चीज गिरे ना या फिर अनस्टेबल ना हो जाए। ठीक है, उसके लिए हम लोग डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा सर्विसिबिलिटी, जिसकी मैं काफी देर से बात कर रहा था। सर्विसिबिलिटी में क्या आता है, देखिए आप ये तो इंश्योर करना जरूरी है आपको कोलैप्स कि यार आपकी बिल्डिंग सेफ है, गिरे ना। बट एक चीज और होती है सर्विसिबिलिटी। सर्विसिबिलिटी में देखिए एक नाम ही बता रहा है, सर्विस से मतलब है। और सर्विस किस तरीके की होती है, देखिए deflection and cracking of structure, it deals with deflection and cracking of structure under service load। अब देखिए क्या फर्क है इन दोनों में। मान लीजिए आपने बिल्डिंग डिजाइन की, ठीक है, उसमें आपने लोड रखा, उसमें मतलब उस बिल्डिंग का कोलैप्स नहीं हुआ, तो आप उसमें कह सकते हो कि कोलैप्स में सेफ है, सेफ इन कोलैप्स। बट अगर मान लीजिए उसमें डिफ्लेक्शन आ गया, आप अपने सिर के ऊपर जो छत पे बीम देख रहे हैं उसमें मान लीजिए थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आ गया, वो स्ट्रेट होने की बजाय थोड़ी सी कर्व हो गई है, या फिर उसमें क्रैक्स दिखने लग गए, ऑल्दो वो गिरी नहीं है, वो फेल नहीं हुई है, गिरी नहीं है, लेकिन क्या ये चीज एक्सेप्टेबल है? आप आंसर दीजिए मुझे, इसका क्या एक्सेप्टेबल है आपके ऊपर? अगर आपके ऊपर की बीम अगर बेंड हो जाए हल्की सी, या फिर उसमें क्रैक्स आने लग जाए, डिफ्लेक्शन हो जाए उस पर, तो क्या वो एक्सेप्टेबल है आपको? ऑल्दो वो गिर नहीं रही है, अभी वो लोड झेल रही है, क्या एक्सेप्टेबल है ये चीज? नो सर। नो ना। तो यही वाली चीज आई लिमिट स्टेट में, उसने बोला कि यार आपको सर्विसिबिलिटी भी चेक करनी पड़ेगी। इट इज नॉट दैट कि आप सिर्फ ये देखो कि ये गिर रहा है, अनस्टेबल तो नहीं हो जा रहा है, फेल तो नहीं हो जा रहा है, कोलैप्स तो नहीं हो जा रहा है, सिर्फ यही नहीं देखना आपको। आपको क्या चीज देखनी है कि वो डिफ्लेक्ट भी ना हो और वो उसमें क्रैक्स भी ना हो। ठीक है, इसको बोलते हैं सर्विस। सर्विस है ना, ये आफ्टर आफ्टर वो है, मतलब कि सर्विसिंग जिसे बोलते हैं, जिस तरीके से वो है, डिफ्लेक्शन आए मतलब यूज करते करते उसमें कोई डिफ्लेक्शन आ जाए या कोई क्रैक्स ना आ जाए। ठीक है, और भी चीज होती है इसमें, मतलब जैसे कि अभी इसमें और भी मैं बताऊंगा आपको। ये देखिए लिखा भी है इसमें, डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग, उसके अलावा क्या है, ड्यूरेबिलिटी अंडर वर्किंग एनवायरनमेंट ड्यूरिंग एंटिसिपेटेड एक्सपोजर कंडीशन ड्यूरिंग सर्विस, कोई भी ड्यूरेबिलिटी में कोई फर्क ना पड़े उसकी। ठीक है, और नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर एज अ होल, फायर रेजिस्टेंस एक्सेट्रा, फायर रेजिस्टेंस वगैरह, ये सारी चीजें सर्विसिबिलिटी में कंसिडर की जाती है। अब आपको मान लीजिए स्ट्रक्चर आपने बना तो दिया, वो फेल भी नहीं हो रहा है, गिर नहीं रहा है, लेकिन उनमें ये सारी चीजें हो रही हैं, उसमें डिफ्लेक्शन आ जा रहा है, उसमें क्रैक आ रहा है, वो ड्यूरेबल नहीं लग रही है आपको, मतलब किसी एनवायरमेंटल किसी भी कारण से बारिश हो रही है तो वो खराब हो जा रहा है। ठीक है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, उसमें फायर रेजिस्टेंस नहीं है, तो क्या एक्सेप्टेबल है? नहीं है। माना आपकी बिल्डिंग गिर नहीं रही, लेकिन इन चीजों में भी तो काम नहीं कर रही है ये सारे फैक्टर्स पे। ठीक है, तो WSM में हम लोग क्या करते थे, जो पुरानी मेथड है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, WSM में हम लोग देखते थे सिर्फ फेलियर पे। ठीक है, फेलियर पे भी नहीं देखते थे, उससे भी पहले एक लिमिट ले लेते थे, ये जब मैं डिजाइन करूंगा तब बताऊंगा आपको। ठीक है, हम लोग देखते थे कि यार वो स्ट्रक्चर फेल नहीं होना चाहिए, कोलैप्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन LSM ने ये फिलोसफी चेंज कर दी। LSM ने बोला कि यार ठीक है, कोलैप्स भी नहीं होना चाहिए, ये तो ठीक है, प्लस इसमें सर्विसिबिलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, कुछ आपको एक ब्रॉड आइडिया मिल रहा है अभी क्या चीज हो रही है? जब हम डिजाइन करेंगे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, बट अभी एज ऑफ नाउ आप जब इसको समझ रहे हैं, इतना समझ पाए आप कि क्या डिफरेंस था इन दोनों में? यस सर। ठीक है, तो WSM कहता था कि कोलैप्स नहीं होना चाहिए, LSM ने एक और चीज जोड़ दी कि कोलैप्स तो होना ही नहीं चाहिए, बाकी सर्विसिबिलिटी का भी फैक्टर है, ये सारी चीजें भी नहीं होनी चाहिए, डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, ठीक है, और ड्यूरेबिलिटी, ये सब भी चेक अंडर चेक रहना चाहिए, ये चीज मतलब सर्विसिबिलिटी में आता है। ठीक है, तो जो LSM हमने बनाई मेथड, ये दोनों चीज कंसिडर करके बनाई। ठीक है, और WSM में हम लोग सिर्फ कोलैप्स को देख के बनाते थे, स्ट्रेंथ को देख के उस स्ट्रक्चर की। ठीक है, ये अभी और क्लियर हो जाएगा आपको। फिलहाल आप मोटा मोटा ये जान लीजिए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस था। एक ये डिफरेंस, मेजर डिफरेंस यही था इन दोनों, WSM में और LSM में। और relevant limit state have to be considered in the design to ensure adequate degree of safety and serviceability। limit state में मैंने बताया डिग्री ऑफ सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, structure shall be designed on the basis of most critical limit state collapse and shall be checked for other limit states of serviceability। ठीक है, जब भी हम LSM से डिजाइन करेंगे तो हम लोग हमेशा क्रिटिकल लिमिट स्टेट को ऑफ कोलैप्स को भी चेक करेंगे, और अदर स्टेट्स ऑफ सर्विसिबिलिटी, इन दोनों चीजों के हम लोगों को चेक करना पड़ेगा, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ
सर्विसिबिलिटी, दोनों में अगर हमारा स्ट्रक्चर पास होता है तो ही हम बोलेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर सेफ है। ये एलएसएम की फिलोसफी। ठीक है, अब मैंने आपको आगे बताया था, एक चीज डिजाइन लोड थी और डिजाइन स्ट्रेंथ थी। ठीक है, ये चीजें क्या होती हैं अभी यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये देखिए, आर स्ट्रक्चर्स सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम डिजाइन लोड्स। अब ये डिजाइन लोड क्या होते हैं? ठीक है, आप मोटे मोटे तौर पे एक चीज समझ लीजिए कि एक तो होता है जो असली में लोड लग रहा है, ठीक है, किसी स्ट्रक्चर में, और एक होता है डिजाइन लोड, जिस लोड के लिए हम डिजाइन करते हैं। ठीक है, इसको अगर मैं मतलब इसको अगर मैं सिंपल तरीके से बताऊं तो आप एक एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए आप एक बस में चढ़े, ठीक है, ठीक है, उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी है 40 लोगों की, उसमें 40 लोग सवार हो सकते हैं। बट क्या आप 40 लोग कभी सवार होते हैं बस में? नहीं, वो हमेशा ओवर क्राउडेड रहती है। दिल्ली वगैरह में आप देखना 60-70 लोग भी भर जाएंगे, कोई लटके रहेंगे आधे लोग, है ना। बट वो आपने देखा वो बस कोलैप्स क्यों नहीं कर रही? चल तो फिर भी रही है, वो चल रही है ना। तो ये क्या होता है कि हम लोग डिजाइन करते हैं, वो हमारा 40 जो है हमारा डिजाइन लोड है कि हम इतने के लिए डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, और जो एक्चुअल में वो ले सकता है वो कहीं ज्यादा है उसका। कभी आपने देखा होगा वो 60 लोगों को भी, क्या 60 लोगों को भी लेके चल रहा है, ठीक है, लेकिन हम कहते हैं कि बस क्या है 40 सीटर है, लेकिन वो चल जाएगी 60 लोगों को भी लेके। ठीक है, तो हमने क्या किया इसमें, हमने एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लिया। ठीक है, आपको इस चीज से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लिया। मतलब मुझे पता है कि वो बस 60 लोगों को लेके चल सकती है, मतलब 60 के बाद उसमें फेलियर आ जाएगा, लेकिन मैं क्या कहूंगा कि आप इस बस में सिर्फ 40 लोगों को ही बैठाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लिया। मैंने कहा कि यार 20 लोगों को मैं सेफ्टी फैक्टर में लेके चलता हूँ कि यार कभी बाई चांस लोगों ने एक्सीड भी कर दिया तो भी अगर मैं पहले ही लोगों को बोलूँ कि यार ये 60 सीटर है, इसके बाद ही फेल हो जाएगी बस, तो लोग क्या करेंगे, उसमें 61-62 लोग चढ़ जाएंगे और वो फेल हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा ना हो करके मैं क्या कहता हूँ, मैं डिजाइन लोड बता देता हूँ उसका कि यार 40 लोगों की कैपेसिटी है भाई, इतने ही केजी की, इतना लोड जो है उतना ही आप दे सकते हैं। हालांकि उसकी आगे तक और भी होगी, लोड लेने की क्षमता और भी होगी। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो अगर मैं बोलूँ तो डिजाइन लोड क्या होगा, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक लोड है, मान लीजिए जो उसका ओरिजिनल लोड है इनटू पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियल फैक्टर सेफ्टी फॉर लोड्स। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भी हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। वो कितना होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, आगे चल के आप स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है, तो आप फिलहाल जान लीजिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं लोड्स में। और उसी तरीके से होता है स्ट्रेंथ को देख के, एक तो हो गया लोड कितना लेना है, टोटल मैक्सिमम लोड, और एक होता है डिजाइन स्ट्रेंथ को लेकर। इसमें ये क्या होता है, ये होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, जितनी उसकी स्ट्रेंथ है, झेलने की जितनी क्षमता है न्यूटन पर। देखो लोड होगा किलो न्यूटन या न्यूटन में, ठीक है, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं पार्शियल फैक्टर सेफ्टी ऑफ लोड, मतलब ये गामा से दिखाया जाता है, पार्शियल फैक्टर सेफ्टी ऑफ लोड एफ से दिखा सकते हैं इसको, गामा एफ मान लीजिए पार्शियल फैक्टर सेफ्टी है। ठीक है, और ये स्ट्रेंथ ये होती है किसमें, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या एमएम स्क्वायर या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन पार्शियल फैक्टर ऑफ स्ट्रेंथ, फैक्टर सेफ्टी, इसको मान लीजिए गामा एस से दिखा देते हैं हम लोग, पार्शियल फैक्टर सेफ्टी फॉर स्ट्रेंथ। ठीक है, तो गामा एफ जो है पार्शियल फैक्टर सेफ्टी है फॉर लोड, गामा एस जो है पार्शियल फैक्टर सेफ्टी है फॉर स्ट्रेंथ। तो फर्क क्या है, लोड वाले में हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं लोड के साथ फैक्टर ऑफ सेफ्टी को, और स्ट्रेंथ में हम लोग तो जो कैरेक्टरिस्टिक टोटल स्ट्रेंथ है उससे इसको डिवाइड करते हैं। अब ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है ये भी आगे वाली स्लाइड में आप देखेंगे। ठीक है, फिलहाल ये कॉमन हो, ये क्लियर हो गया कि हम डिजाइन लोड और डिजाइन स्ट्रेंथ क्यों लेते हैं। किसी को अगर कंफ्यूजन है तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ इस चीज को। सर एक बार फिर बता दीजिए। देखिए, आप इसको बहुत सिंपल तरीके से लीजिए, है ना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था। चलिए वो बस तो बहुत बड़ी चीज होगी, एक छोटी सी चीज लेते हैं। आपने 5 सीटर, आपने चलिए बाइक देखिए, बाइक में आपकी कितने लोग बैठते हैं, सवार होते हैं, 2 लोग सवार होते हैं। ठीक है, आप रिप्लाई भी करते रहिए, ठीक है, उसमें 2 लोग सवार होते हैं। यस सर। ठीक है, तो कंपनी क्या बोलती है कि इस बाइक में 2 लोग बैठेंगे। ठीक है, लेकिन कभी कभी आपने देखा, आप कॉलेज ट्रिपलिंग करके भी आ जाते हो, कभी कभी कोई लोग तो 4 लोग भी आ जाते हैं, बट वो बाइक फेल तो नहीं हुई। नो सर। समझा आप? तो उसका डिजाइन लोड क्या है, उसकी डिजाइन स्ट्रेंथ क्या है बाइक की। देखिए वो स्ट्रेंथ उसकी बहुत ज्यादा है बाइक की, कि वो 4 लोगों को भी झेल के चल जा रही है। लेकिन जो कंपनी बोल रही है कि भाई इसमें सिर्फ 2 लोग बैठे हैं, कंपनी ऐसा क्यों कर रही है, वो उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चल रही है कि भाई साहब आगे जाके लोग मानेंगे तो है नहीं, वो 2 से 3 चढ़ जाएंगे। तो वो क्या कह रही है, उसने चीज ही ऐसी बनाई कि उसमें सिर्फ 2 लोग बैठे।
क्योंकि उसको पता है कि आगे चल के लोग 3 लोग भी बैठ सकते हैं, हालांकि वो कैपेसिटी उस बाइक कितनी है कि वो 4 लोगों को भी बैठा सकती है, लेकिन कंपनी ने कितना बोला है, 2। तो उसने क्या किया, उसने पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लिया उसमें, है ना। तो ओरिजिनल लोड जो था उसका, जो उसकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ थी, उससे डिवाइड कर दिया। तो मान लीजिए उसका ओरिजिनल लोड थी 4 लोगों की, ठीक है, मान लीजिए ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको, ये लोड जो होगा या स्ट्रेंथ जो होगा ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा, फिलहाल मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ। मान लीजिए 4 लोगों की उसकी टोटल कैपेसिटी है, ठीक है। कंपनी ने कह दिया कि यार ये तो रिस्क हो जाएगा, 4 लोग तो अगर हम बोल देंगे तो 4 के 4 चलेंगे और ये फेल हो जाएगी, तो उसने क्या किया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले ली 2 की। अब जैसे वो 2 की फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेगा, 4/2 करेगा, तो उसकी कैपेसिटी कितने की हो जाएगी, 2 लोग। वो कहता है कि आप सिर्फ 2 लोग बैठेंगे बाइक में, कंपनी ने बोला 2 लोग बैठेंगे, क्योंकि 4 लोग बैठेंगे तो ये बाइक फेल हो जाएगी, हालांकि बाइक 4 लोगों को ले सकती है। समझ गया आप। तो क्या चीज है डिजाइन, तो हमारी डिजाइन क्या चीज हो गई, हमने डिजाइन किया इस चीज के लिए, 2 के लिए, ठीक है। डिजाइन ऑल्दो इसकी जो मेन है, जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है इसकी, वो 4 लोगों की, मतलब ये लोगों के हिसाब नंबर पे नहीं होता है, इस पे स्ट्रेंथ की यूनिट किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर पे रहेगी, ठीक है। हालांकि इतनी इसकी टोटल वो है, बट हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लिया हम, ताकि हम बचे रहें, इसलिए हमने कहा किया 2 लोगों के लिए ये डिजाइन करनी चाहिए। तो डिजाइन क्या चीज हो गई हमारी, डिजाइन लोड या डिजाइन स्ट्रेंथ क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। ये चीज समझ गया आप, यस अब सर। क्लियर है, थैंक यू। ठीक है। मतलब उसकी हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक का नहीं जा रहे हैं, हम पहले ही कह दे रहे हैं कि भाई साहब इतने ही 2 ही लोगों को लेके चलो, इसमें 4 को मत लेके चलो, ठीक है, ताकि वो फेल ना हो जाए, बस ये सिंपल है। बाकी ये जिस तरीके से मैंने एग्जांपल दिया है ऐसा होता नहीं है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है, ये डिजाइन स्ट्रेंथ और वो कैसे लेते हैं अभी आगे चल के आपको समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जो मैं आपको बता रहा था, कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या होता है। देखिए अब इसको समझने के लिए मैं एक काम करता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है इसमें, ठीक है। मैं इसमें क्या करता हूँ, आपको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के पढ़ने से पहले मैं आपको चाहूंगा कि आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में पता हो कुछ। क्या आपको आइडिया है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है? देखिए 2 स्ट्रेंथ है, एक है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, एक है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अच्छा मैं ये करता हूँ कि अभी तो नेक्स्ट क्लास का आपका टाइम हो गया है, तो मैं इसको कल कंटिन्यू करता हूँ इसको, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक और मैं आपको पहले ये सारी चीजें बताऊंगा कि चीज क्या होती है, फिर हम इसी स्लाइड से आगे को कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसको मैं आपको कल प्रॉपरली बताऊंगा कि किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक लोड होता है और क्या चीज इसमें हम लोगों को कंसिडर करनी होती है। तो आई होप कि आज जितना हम लोगों ने देखा आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग ये सेशन जो है रिकॉर्ड हो रहा है, आप इसको रिव्यू भी कर सकते हैं, ठीक है, अपने टाइम के थ्रू, अपनी पेज से आप लोग इसको सीख सकते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं किसी भी तरीके का, ठीक है। अभी ये जो चल रही है ये बहुत बेसिक चीजें चल रही है, ठीक है। हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे, क्या क्या चीजें कंसिडर करेंगे, हो सकता है हम लोग 1 घंटे के लेक्चर में थोड़ा फास्ट चल रहे हो, है ना, तो आप रिव्यू भी कर सकते हैं इस वीडियो को, मैं आपको शेयर कर दूंगा इसको। कल हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, विल स्टार्ट फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है, कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है, ये सबसे हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। स्टॉप दिस।